आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। न्यूक्लिक एसिड क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। न्यूक्लिक एसिड जो है इसके अलावा ये स्टोरेज का काम कर रहा होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का काम कर रहा होता है कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रही होती है। न्यूक्लिक एसिड की टू टाइप्स होती हैं, एक हम कहते हैं डीएनए है और आरएनए है। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये किससे मिलके बना हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। कि न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है? न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब पोली का क्या मतलब होता है? मैनी, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या कर रहे हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। उसके अलावा अगर डीएनए की बात की जाए कि डीएनए इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, क्योंकि हमने यूकैरियोटिक सेल में कहा कि न्यूक्लियस मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, हम कहते हैं कि उसमें सिंगल क्रोमोसोम है। तो अब ये कहाँ पे मौजूद है? इट ऑल्सो कंटेन नॉन क्रोमोसोमल डीएनए इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड्स। ठीक है, ये प्लाज्मिड्स की फॉर्म में मौजूद होता है। तो हमने न्यूक्लिक एसिड को क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं, डीएनए और आरएनए, और हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। ठीक है, इसके अलावा हम अब आरएनए को देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें स्टोर डीएनए की, कि डीएनए क्या काम करता है? ये भी स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर द ओनली नोन फंक्शन ऑफ डीएनए, ये डीएनए का फंक्शन है। उसके अलावा अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या है? आरएनए हैव अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड सेवरल क्लासेस आर फाउंड इन सेल्स। ठीक है, आरएनए की हम तीन टाइप्स देखते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए है, फिर मैसेंजर आरएनए है एंड देन ट्रांसफ़र आरएनए। अगर हम बात करें राइबोसोमल आरएनए की, तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये नाम से ही हमें पता चलता है कि ये राइबोसोम में मौजूद होता है। उसके अलावा जो है हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए के मैसेज को ये रीड करता है, जो राइबोसोमल आरएनए होता है। अच्छा, हमने बात करी राइबोसोमल आरएनए की कि इट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स। उसके अलावा अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए की, मैसेंजर क्या चीज़ है? इसमें क्योंकि मैसेंजर कह रहे हैं तो नाम से ही पता चलता है कि ये मैसेज इसमें होगा। ये डीएनए से मैसेज लेता है और फिर उस प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। देन फिर क्या होता है कि फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये। मैसेंजर आरएनए क्या है कि इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन और फ्यू जीन्स टू अ राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए की, तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या है? इट इज़ अडेप्टेड मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए इनटू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए में हम कहते हैं कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या होता है? वो अमाइनो एसिड होता है। तो इसमें ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोमल आरएनए की तरह। फिर वहाँ पे वो जो राइबोसोम्स में अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होते जाते हैं और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, उसके अलावा इन तीन क्लासेस के अलावा देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ आरएनए विद द स्पेशल फंक्शंस। इसके बहुत ज़्यादा स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं। ये तो भी हमने जस्ट ओवरव्यू देखा कि डीएनए और आरएनए का जस्ट ओवरव्यू क्या है। उसके अलावा हमने आरएनए की तीन टाइप्स को देखा और डीएनए के फंक्शन को देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स, अब न्यूक्लियोटाइड्स के हम कहते हैं कि इट्स अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और जो आरएनए है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। उसके अलावा हम बात करें अगर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर टाइप की बात करें तो इसमें तीन टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड है, उसके अलावा डाई न्यूक्लियोटाइड होता है और पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। इसके अलावा जो है अगर हम मोनोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें हम कहते हैं इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। इनके जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड होता है। उसकी एग्जांपल में अगर देखें तो एग्जांपल में आता है एटीपी। अब एटीपी क्या है कि इट इज़ एनर्जी करेंसी इन मेटाबॉलिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये एक एनर्जी करेंसी हम इस एटीपी को कहते हैं। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम कहते हैं एएमपी है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, देन एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
AMP में हम कहते हैं कि 1 फॉस्फेट है, ADP में हम कहते हैं 2 फॉस्फेट्स हैं, ATP की अगर बात करें तो ATP में हम कहते हैं 3 फॉस्फेट्स हैं। उसके अलावा डाइन्यूक्लियोटाइड में अगर बात करें तो डाइन्यूक्लियोटाइड में 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उसके अलावा जो है इसकी एग्जांपल अगर देखें तो उसमें NAD है इसकी एग्जांपल, और NAD क्या है, ये हम कहते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। इसके अलावा हम इसके सेकंड पॉइंट में क्या है कि इट इज़ एसेंशियल केमिकल लिंक्स इन रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स टू हार्मोन्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलाई। न्यूक्लियोटाइड्स क्या काम कर रहा है कि ये जो है इसके लिंक्स जो हैं, इसके जो केमिकल रिस्पॉन्स है, हम वो हार्मोन्स वगैरह में भी हम देखने को मिलता है, जिसको हम कह रहे हैं CAMP है, GMP है। इसके अलावा ये आगे भी हम एब्रीवेशंस देखते हैं कि ये AMP GMP के क्या हैं, लास्ट में हम देखेंगे। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम कोफैक्टर्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, ठीक है, हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कोफैक्टर्स का और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स का। अब नेक्स्ट लास्ट जो इसकी टाइप थी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड थी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में DNA आता है और RNA आता है। तो ये हमने न्यूक्लियोटाइड देखा कि उसकी 3 टाइप्स हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये ATP में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, देन AMP है, CGMP है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, एंजाइम कोफैक्टर्स यानी कि COA का, ओके। उसके अलावा 3 कंपोनेंट्स हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, हम आगे बात करेंगे। 3 कंपोनेंट्स हैं या हम कह रहे हैं कि 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें सबसे पहले है नाइट्रोजनस बेस, सेकंड पे है पेंटोज शुगर, एंड नेक्स्ट है 1 और मोर फॉस्फेट, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप कि नाइट्रोजनस बेस का कैसा है स्ट्रक्चर, पेंटोज शुगर का कैसा स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो फॉस्फेरिक एसिड है जिसको 1 और मोर फॉस्फेट्स कह रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इनमें कौन कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। सबसे पहले जो है ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि पेंटोज कौन सा है, प्यूरिन कौन सा है और फॉस्फेट कौन सा है। इसमें ये स्ट्रक्चर है जो एक रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें वैसे तो 4 कार्बन्स हैं, लेकिन जो 5 कार्बन है वो इसकी आम पर मौजूद है। ये देखें, ये ऑक्सीजन है, इसके इंटरमीडिएट में क्या है, ऑक्सीजन है, देन 1 है, 2 है, 3 है एंड 4, और 5th जो कार्बन है वो इसके आम पे है। अब इसके सेकेंड और थर्ड कार्बन पे देखें OH है। ये भी हम देखते हैं OH होगा तो क्या होगा, राइबोज होगा या डीऑक्सीराइबोज होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक लफ्ज़ बीटा भी है। यहाँ पे जो बीटा है जो 1 कार्बन है, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन बेस जो है उसने आकर अटैच करना है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंटोज शुगर है, जो हमें 5 कार्बन नज़र आ रहा है, होता ये 4 कार्बन है, लेकिन ये 5 जो है वह उसके आम पर है। अब 5 वाला जो कार्बन है जो इसके आम पर मौजूद है, यहाँ पर जो है फॉस्फेट ने आकर अटैच होना होता है और इन दोनों के दरमियान में भी एक बॉन्ड बनता है। ये भी हम डिटेल में देखते जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूरिन की, ठीक है। अगर प्यूरिन की बात करें तो इसमें आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है प्यूरिन का भी और पायरिमिडीन का भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उसके आगे जो है कुछ एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलती हैं कि प्यूरिन में क्या क्या है और पायरिमिडीन में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें प्यूरिन की तो ये भी हम सबसे पहले उसके जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है जो हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस है उसको देख रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस हम कहते हैं इसको नाइट्रोजनस बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो बेसिक होती है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन है उसके अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। इसको नाइट्रोजनस क्यों कहा जाता है, इसको बेसिक नेचर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है उसके अंदर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। अब अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में हम कहते हैं कि क्या मौजूद होता है, इसमें 2 बेस हैं, एक एडेनिन है दूसरी ग्वानिन है, ठीक है। एडेनिन को अगर एब्रीवेशन के तौर पर देखें कि किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। उसके अलावा ग्वानिन को हम करते हैं जी से। उसके अलावा जो पायरिमिडीन है इसको हम किसे इसमें 3 बेस हैं, एक तो है साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ठीक है। उसके अलावा साइटोसिन को हम करते हैं सी से, थायमीन को टी से, यूरेसिल को यू से। अब प्यूरिन की अगर बात करें तो प्यूरिन डाइसाइक्लिक है और
पायरिमिडीन जो है वो मोनोसाइक्लिक है, ठीक है। अब डाईसाइक्लिक, जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डाईसाइक्लिक है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 रिंग्स और साइक्लिक कंपाउंड। इसमें 2 साइकिल आपको नज़र आ रहे हैं, 2 रिंग्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये डाईसाइक्लिक है। उसके अलावा इसके जो इसमें 4 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, और वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। एक इसकी पोजीशन कौन सी है, 1 है, दूसरी कौन सी है, 3rd पोजीशन पे है, एंड नेक्स्ट जो है वो 7th पे है, और उसके बाद 9th पोजीशन पे। यानी कि 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच है, उसके बाद उसकी 3rd पोजीशन पर अटैच है, और फिर 7th एंड देन 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन अटैच होता है। उसके अलावा अगर बात करें हम पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन में जो है 2 नाइट्रोजन है, एक उसकी 1st पोजीशन पे है, 1 पे देखें जहाँ पे मेंशन भी इन्होंने साथ क्या है कि 1 पे जो है नाइट्रोजन अटैच है, उसके बाद उसकी जो पोजीशन नंबर 3rd है उस पर भी क्या है, नाइट्रोजन अटैच हुआ है। हमने बात कर ली थी इसके आगे जो बेस हैं कि 2 प्यूरिन में होती हैं और 3 जो है वो पायरिमिडीन में। लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में टोटल 4 होती हैं और डीएनए में भी टोटल 4 होती हैं, यानी कि 2 प्यूरिन और 2 पायरिमिडीन, ठीक है, इस तरह 4 होती हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए में, तो ये एक चीज़ सबको पता भी होगी कि डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन के साथ थायमिन मौजूद होती है, जबकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में साइटोसिन के साथ यूरेसिल मौजूद होती है, ठीक है। डीएनए में थायमिन होती है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल मौजूद होती है साइटोसिन के साथ। इसके अलावा हमने बात कर ली इनके स्ट्रक्चर की भी, और हमने बात कर ली कि इसका जो साइकिल है वो डाईसाइक्लिक है और या फिर मोनोसाइक्लिक है। हमने प्यूरिन और पायरिमिडीन का डिफरेंस भी देखा। उसके अलावा अगर बात करें कि ये पेंटोस शुगर के साथ अटैच होगा तो उसकी कौन सी कार्बन नंबर पर अटैच होगा, चाहे वो प्यूरिन है चाहे वो पायरिमिडीन है, ठीक है। इसने उसकी कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच होना है, नाइट्रोजन बेस ने उस पेंटोस शुगर की कार्बन नंबर 1 पर अटैच होना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो बॉन्ड है जब वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है पेंटोस शुगर की, और होता कौन सा है, ये जो कार्बन नंबर, अगर प्यूरिन की बात करें तो ये जो कार्बन नंबर 9 है, इसने जैसे फ़र्ज़ करें अटैच होना है पेंटोस शुगर में, तो इसके दरमियान में एक बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये भी हम देखते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बन रहा है। ये एग्जांपल देख ली, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट ग्वानिन का है, देन साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ये मेजर बेसिस हैं न्यूक्लिक एसिड की। उसके अलावा कुछ माइनर बेसिस भी हैं, ठीक है, ट्रांसफर आरएनएस की कुछ माइनर बेसिस हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, यहाँ पर इनोसिन है, उसके अलावा सुडोयूरिडीन है, देन है 7 मिथाइल गुआनोसिन है। उसके अलावा नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है 4 थायोयूरिडीन, ठीक है, थायोयूरिडीन। उसके अलावा अगर इनोसिन की देखें स्ट्रक्चर तो ये इस तरह का है, यहाँ पर राइबोज है, एंड देन आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये राइबोज है, ये उसकी 9 कार्बन पर अटैच है, ये उसका स्ट्रक्चर है। देन आपको सुडोयूरिडीन भी नज़र आ रहा होगा कि ये उसकी 5 कार्बन है, देन राइबोज। उसके अलावा जो है मिथाइल गुआनोसिन, ये राइबोज यहाँ पे अटैच है, ये उसका स्ट्रक्चर है। उसके अलावा थियोयूरिडीन जो है 4 थियोयूरिडीन, ये यहाँ पर राइबोज है और ये यहाँ पर उसका रिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर बात करें पेंटोस शुगर की, पहले हमने नाइट्रोजन बेस को जो है वो डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन बेस कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं पेंटोस शुगर की, क्योंकि नाइट्रोजन बेस जो है इसने कहाँ अटैच होना है, पेंटोस शुगर के साथ। अगर पेंटोस शुगर की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पेंटोस शुगर में एक राइबोज आता है और एक डीऑक्सी राइबोज आता है। अब राइबोज जो है ये आरएनए में मौजूद होता है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में मौजूद होता है। जो राइबोज है वो आरएनए में है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मौजूद होता है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये राइबोज का है और वो डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर है। अगर राइबोज की बात करें तो ये 4 कार्बन है। राइबोज हम कह रहे हैं कि 4 कार्बन है, ये मेंशन है 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा इसको फ्यूरानोज रिंग भी बोलते हैं। जो राइबोज है जो हम कह रहे हैं आरएनए में मौजूद है, इसको फ्यूरानोज बोलते हैं, फ्यूरानोज रिंग।
अब यहाँ पे इसके जो 5 कार्बन है जिसको हम कहते हैं कि CH2OH अटैच होता है, यहाँ पर जो 5 कार्बन है ये उसकी आर्म पर मौजूद है, यानी कि वैसे है तो ये 4 कार्बन रिंग, लेकिन ये जो 5th है ये उसकी आर्म पर मौजूद है जहाँ पर CH2OH अटैच है। अब यहाँ पर आपको 2 और 3 पोजीशन पर OH और OH नज़र आ रहा होगा। इसकी जो नीचे वाली साइड है जिसको हम कहते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक OH 2 पे अटैच है और एक OH 3 वाली पोजीशन पे अटैच है, यानी कि हम कह रहे हैं कि मोर फंक्शनल ग्रुप है तो ये मोर रिएक्टिव है क्योंकि इसकी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे 2 OH अटैच है, मोर फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज़ मोर रिएक्टिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पर ये जो साइड है कार्बन नंबर 1 की, यहाँ पर आकर जो है वो जो बेस है नाइट्रोजन उसने आकर अटैच होना होता है, नाइट्रोजन इस बेस ने यहाँ आकर अटैच होना है। उसके अलावा आगे डीऑक्सीराइबोस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो डीऑक्सीराइबोस हम कहते हैं डीएनए में मौजूद है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। यहाँ पर कार्बन 2 पे देखें, यहाँ पर OH मौजूद नहीं है, यहाँ पे O जो है वो ख़त्म हो गया है और जस्ट OH की जगह H मौजूद है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि उसमें हमने कहा था मोर फंक्शनल दैन मोर रिएक्टिव, अब यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही है, देन इट इज़ लेस रिएक्टिव बट इट इज़ मोर स्टेबल। क्योंकि मोर स्टेबल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए में हम कहते हैं जेनेटिक मटीरियल होता है। ठीक है, डीएनए में जेनेटिक मटीरियल होता है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको राइबोज में 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आए, अब डीऑक्सीराइबोज में हमें एक फंक्शनल ग्रुप नज़र आया। ठीक है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो सारा ऑलमोस्ट सेम है। तो ये भी हमने देखा था पेंटोज शुगर। अब तक हमने नाइट्रोजनस बेस को डिस्कस कर लिया है और हमने पेंटोज शुगर को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम अगर बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें तो इसमें ये आपको 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें कि न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है, कि जब पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी विदाउट फॉस्फोरिक एसिड, देन इट विल बी न्यूक्लियोसाइड। कि पेंटोज शुगर भी मौजूद है और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई है, लेकिन उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड का भी मैं भी आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि वो कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। वैसे उसका फार्मूला PO4 होता है। तो इसमें यह भी आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या है ये, यहाँ पे पेंटोज शुगर है, उसके साथ अटैच हुई हुई एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, हमने नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर अभी पहले आपको मैंने दिखाए थे। अब यहाँ पर देखें, ये येलो से हाईलाइट भी हुआ हुआ है, ये कार्बन नंबर 1 पे जो है अटैच हुआ हुआ है और वो उसकी कार्बन नंबर 9 है। यहाँ पे देखें तो ये उसकी कार्बन नंबर क्या है, 9 पर अटैच हुआ है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक प्यूरीन है, ये क्या है, ये एक प्यूरीन है जो कि इसकी यहाँ, क्योंकि ये कार्बन नंबर 9 पर अटैच है, ये कार्बन नंबर उसका क्या है, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 है और उस नाइट्रोजनस बेस का 9th जो पोजीशन है उसके साथ ये अटैच हुआ है पेंटोज शुगर के साथ। तो यहाँ पे इसका जो नाम बना वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक बीटा N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, उसके अलावा इस फर्स्ट पे देखें, यहाँ पे भी येलो हाईलाइट हुआ है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग है ये सिंगल है, ये मोनोसाइक्लिक रिंग है, तो ये क्या होगा, ये होगा पायरिमिडीन। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या नाम होगा, बीटा N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन पायरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, इसलिए इसके साथ अटैच है क्योंकि यहाँ पे ये उसकी नाइट्रोजनस बेस जो 1 है, क्योंकि पायरिमिडीन है इस पे, उसकी कहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, उसकी 1 पे और 3rd पे। तो यहाँ पे इस ये जो 1 पोजीशन है इसके साथ इस कार्बन नंबर 1 ने जो है बॉन्ड बनाना है, इसने अटैच होना है, तो फिर उसका नाम N1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन पायरिमिडीन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हो गया। यानी कि न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको बताया कि पेंटोज शुगर होगा और उसके साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होगी, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक एसिड का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा हम अगर न्यूक्लियोसाइड की और एग्जांपल्स देखें तो ये हमें नज़र आ रही है कि ये भी पेंटोज शुगर है। उसके अलावा ऊपर आपको नाइट्रोजन बेस अटैच हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले है यूरिडीन है। अगर ये अब नाम जो है ये किस तरह दिए गए हैं, ये मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ। यूरिडीन जो है हम कह रहे हैं कि यहाँ यूरिडीन, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में इसका नाम क्या होगा, यूरिडीन। ठीक है, उसके अलावा जो यूरेसिल का नाम है यूरिडीन, देन हो गया साइटोडीन। हमने उसमें
था साइटोसिन, देन न्यूक्लियोसाइड में हम कह रहे हैं उसे साइटोडीन। जब वो पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो गया तो उसका नाम हो जाएगा साइटोडीन। उसके बाद आगे थायमीन हम कह रहे हैं थायमिडीन बन गया। जब एक पेंटोज शुगर है और उसके साथ आके थायमीन का एक जो है वो अटैच हो गया है, तो यहाँ पे इसका क्या नाम हो गया, थायमिडीन। सबसे पहले यूरिडीन है, उसका साइकिल आपको नज़र आ रहा है और पेंटोज शुगर के साथ वो अटैच हुआ है। देन साइटिडीन यानी कि साइटोसिन का साइकिल हम कह रहे हैं पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो गया। देन थायमीन जो है उसका जो रिंग है वो पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो गया, तो वो क्या बन गया, थायमिडीन। इसके अलावा अब हम न्यूक्लियोटाइड्स की, वो हमने बात की थी न्यूक्लियोसाइड की, तो अब अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स में हम बात करेंगे अब बॉन्ड्स की। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में अब बॉन्ड अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगा, इसमें पेंटोज शुगर भी होगी, नाइट्रोजनस बेस भी होगी और फॉस्फोरिक एसिड भी, यानी कि जिसको हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था ना, वन और मोर फॉस्फेट को या हम जो है फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है PO4, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फेट्स हैं जिसको फॉस्फोरिक एसिड हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था जो हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, उसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये अब यहाँ पे ये जो है फॉस्फेट, इसने अटैच होना है इस पेंटोज शुगर की जो कार्बन नंबर 5 है जो आम पे मौजूद है, उसके साथ इस O ने मिलना है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस पे कौन अटैच होगी, इस पे या तो प्यूरिन होगी या फिर पायरिमिडीन बेस अटैच होगी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। हमने पेंटोज शुगर की भी फॉस्फोरिक एसिड की बात कर ली कि इसमें क्या होगा, इसमें ये जो O है इसका अटैच होगा 5th कार्बन पे, किसकी, पेंटोज शुगर की। उसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्टर लिंकेज की, जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फॉस्फेट है, अब ये जो कार्बन नंबर 5 है, इस पे जब ये आकर अटैच होगा तो इसके दरमियान में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कि बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, या बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, ये जो दरमियान में आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है पेंटोज शुगर के और फॉस्फेट के, तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें 2 बॉन्ड बनते हैं, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और दूसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में लास्ट में बताती हूँ। अब ये देखें, अब ये जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस आकर अटैच होगी, तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, वेदर इट इज प्यूरिन और पायरिमिडीन, देन इट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फेट को हमने क्या कहा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या था कि बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, वेदर इट इज प्योरिन और पायरिमिडीन। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें डीएनए और आरएनए की, इसमें अगर एक चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। हम कहते हैं कि उसमें नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। वो क्यों मौजूद होता है क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। ठीक है, इसकी एसिडिक नेचर होती है ड्यू टू द फॉस्फेट्स, क्योंकि वो उनकी जो नेचर है वो एसिडिक है, और वो एसिडिक नेचर क्यों है, वो ड्यू टू दिस फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो हमने नाम डिफरेंट, पहले हमने यूरिडीन साइटोडीन जो नाम देखे वो किस तरह आते हैं, तो ये अब आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड नोमेनक्लेचर के आपको न्यूक्लियोसाइड में उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में उसका नाम क्या होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड होगा तब क्या नाम है, जब न्यूक्लियोसाइड होगा तब उसका क्या नाम है। तो ये एक रूल्स है, तो उसके मुताबिक हमें उनके नाम देने पड़ते हैं। अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं, अब प्यूरिन में हम कहते हैं एक एडिनिन होता है, एक ग्वानिन होता है। तो प्यूरिन में हम एडिनिन की बात करें तो हम कहते हैं एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड में उसका क्या नाम होगा, क्या होगा कि एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड में तो एडिनिलेट डीऑक्सी एडिनिलेट। ठीक है, पहले वहाँ पे लास्ट पे सीन था, न्यूक्लियोटाइड में लास्ट पे लेट हो गया। ठीक है, वो आरएनए
की भी बात हो रही है और हम कह रहे हैं डीएनए की भी। अब बात हो रही है ग्वानिन की। ग्वानिन की अगर हम बात करें तो ग्वानिन में क्या होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एडेनिन और ग्वानिन है ये डीएनए में भी मौजूद है और आरएनए में भी मौजूद होती हैं। अब ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन में न्यूक्लियोसाइड नाम होगा ग्वानिसिन डीऑक्सीग्वानोसिन, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड होगा तब उसका नाम होगा ग्वानिलेट डीऑक्सीग्वानिलेट। अब ये तो हमने बात कर ली प्यूरिन की। अब आगे हम बात करें अगर पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन में हमने साइटोसिन पढ़ा, तो साइटोसिन हम कहते हैं आरएनए में भी होती है और डीएनए में भी होती है। तो साइटोसिन में न्यूक्लियोसाइड जब होगा तो उसका क्या नाम होगा, साइटोडीन डीऑक्सीसाइटोडीन, और न्यूक्लियोटाइड में साइटोडिलेट डीऑक्सीसाइटोडिलेट। ठीक है, तो अब ये एक अगर आपके जहन में सवाल हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसको नाम ये देना है। ठीक है, अब इसका हमने अभी जिक्र किया कि जब न्यूक्लियोसाइड होगा तब वो पेंटोज शुगर जो है वो अटैच होगी सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के साथ, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो पेंटोज शुगर के साथ जो है फॉस्फेट भी मौजूद है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, और साथ नाइट्रोजनस बेस भी अटैच हो गई, यानी कि 3 चीज़ें अटैच हैं। तो ये डिफरेंस है कि आपको पता चलेगा कि इट इज़ न्यूक्लियोसाइड और इट इज़ न्यूक्लियोटाइड। तो उसके अलावा आपको जब नाम देने होंगे तो साइड जो है साइड से ही पता चलेगा कि लास्ट में हमने क्या लगाना है, NE आएगा। ठीक है, इन, और जब न्यूक्लियोटाइड में हमने लेट LATE, सबके लास्ट में लेट है। उसके अलावा अगर थायमीन की बात करें तो थायमीन हम कहते हैं डीएनए में मौजूद है, तो जब वो न्यूक्लियोसाइड है इसका नाम क्या होगा, थायमिडीन और डीऑक्सीथायमिडीन। जब वो न्यूक्लियोटाइड है देन थायमिडिलेट और डीऑक्सीथायमिडिलेट। उसके अलावा यूरेसिल की बात करें तो जब वो न्यूक्लियोसाइड है देन यूरिडीन, और जब न्यूक्लियोटाइड है देन यूरिडिलेट। और यूरिडीन का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके अलावा साइटडीन का भी देखा था, थायमिडीन का भी देखा था। तो ये नॉमेनक्लेचर है जिसके हिसाब से आपने इनको नाम देने होते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह नाम देने हैं, न्यूक्लियोसाइड को क्या नाम देना है, न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम देना है। अब हम बात करें अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें क्या है, इसका नाम डीऑक्सी एडिनिलेट डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। एडिनिलेट में हमने बात की थी कि कब इसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनिलेट का, कब होगा, जब ये क्या है ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एडिनिलेट न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि उसके साथ फॉस्फेट भी अटैच है, उसके अलावा नाइट्रोजनस बेस भी अटैच है, 3 न्यू चीज़ें हैं, पेंटोज शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी अटैच है और फॉस्फोरिक एसिड भी आपको नज़र आ रहा है, तो तभी हम कह रहे हैं डीऑक्सी एडिनिलेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करें, ठीक है, ये इसके साथ कुछ सिंबल्स भी दिए हुए। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में आपको नाम नज़र आ रहा है, सॉरी न्यूक्लियोसाइड में नहीं, अगर हम न्यूक्लियोसाइड में इसको नाम देना चाहें, इसी को जब इसके अंदर इसको अब हटा दें, इसको अगर हम हटा दें, ये जो PO4 है, सिर्फ ये 2 चीज़ें रहेंगी, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, तो उसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह इस स्ट्रक्चर को देखें, ये क्या है, डीऑक्सीग्वानिलेट। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, ये जब ये न्यूक्लियोटाइड है देन इसका नाम ये है, फिर जब ये क्या होगा, फिर जब ये न्यूक्लियोसाइड होगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीग्वानोसिन। अगर न्यूक्लियोसाइड कब होगा, जब ये वाली चीज़, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये नहीं होगा। उसके अलावा डीऑक्सीथायमिडीन की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी इसका नाम होगा डीऑक्सीथायमिडिलेट, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। हम कहेंगे डीऑक्सीथायमिडीन, डीऑक्सीथायमिडीन कब कहेंगे, जब जो है ये नहीं होगा, जो PO4 है ये नहीं होगा, बाकी दोनों चीज़ें, नाइट्रोजनस बेस भी होगी और पेंटोज शुगर भी मौजूद होगा, लेकिन जब ये तीनों चीज़ें हैं, PO4 भी है, देन इसका नाम है डीऑक्सीथायमिडिलेट, क्योंकि हम कह रहे हैं तब वो न्यूक्लियोटाइड है। उसके अलावा यहाँ पर देखें, ये एक और स्ट्रक्चर है डीऑक्सीसाइटिडिलेट। यहाँ पे ये देखें, तीनों चीज़ें हैं, PO4 भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटोज शुगर भी है, तो इसका नाम है डीऑक्सीसाइटिडिलेट। उसके अलावा जब ये न्यूक्लियोसाइड है देन इसका नाम होगा डीऑक्सीसाइटोडीन, क्योंकि तब ये हमारे पास PO4 नहीं होगा, सिर्फ ये 2 चीज़ें होंगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो आपको समझाने के लिए थी। इसी तरह पहले हमने बात की डीऑक्सी की, ठीक है, अब हम बात करेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तब हमने बात की थी डीऑक्सी राइबोस, अब हम बात करेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। तो इस जिस तरह उसमें एग्जाम्पल दी हुई थी, इसी तरह इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें,
अब यहाँ पे इसका नाम है एडिनिलेट, ठीक है। उसके बाद जब न्यूक्लियोसाइड होगा देन एडिनोसिन होगा। हम क्योंकि वो डीएनए की बात की थी, अब हम आरएनए की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्वानोसिन है, ये यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ग्वानिलेट, ग्वानोसिन। देन अगर बात करें हम यूरिडीन की, ठीक है, यूरिडीन में ये यूरिडिलेट नाम होगा, ठीक है। सॉरी, यूरिडीन जो है ये देखिए यहाँ पे हम दोबारा से देख लेते हैं, ये एडिनिलेट है। एडिनिलेट कब है? जब वो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि तीनों चीज़ें हैं, और जब न्यूक्लियोसाइड होगा देन एडिनोसिन। उसके बाद यहाँ पे ग्वानिलेट है। ग्वानिलेट में क्योंकि हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड है, जब ये तीनों चीज़ें हैं, देन ग्वानोसिन कब होगा? जब ये न्यूक्लियोसाइड होगा, जब इसके पास PO4 नहीं होगा। इसके अलावा यूरिडिलेट कब है? जब ये तीनों चीज़ें हैं, न्यूक्लियोटाइड है। और यूरिडीन कब होगा? जब ये दोनों चीज़ें हैं और ये PO4 इसके साथ नहीं है। ये थे राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब लास्ट पे ये देखें साइटिडिलेट कब है? जब PO4 भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटोज शुगर भी है, अब ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। और साइटिडीन कब होगा? जब ये न्यूक्लियोसाइड होगा, इसके पास PO4 नहीं होगा, सिर्फ ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मौजूद होंगी। अब ये कुछ एब्रिएशंस है, ये बेस आपको दिखाई हुई है, ये PO4 की अल्फा होता है, बीटा होता है, गैमा होता है। एंड देन अभी हम एब्रीवेशंस भी देख लेते हैं कुछ राइबोन्यूक्लियोसाइड के। 5 फॉस्फेट, एडिनोसिन है, ग्वानोसिन है, साइटोसिन, यूरैसिल है। राइबोन्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट के, तो एडिनिन में AMP है, डाई में ADP, देन ट्राई में ATP। उसके अलावा ग्वानिन की अगर बात करें तो मोनो में GMP, डाई में हम कहते हैं GDP, देन GTP। साइटोसिन में CMP, CDP, CTP। यूरैसिल में भी UMP, UDP, UTP है। उसके अलावा ये एब्रीवेशंस थे राइबोन्यूक्लियोसाइड के। अब नेक्स्ट जो लास्ट पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है वो एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट। अब इसमें जब वो मोनो होगा एडेनिन, देन DAMP, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें डीऑक्सी, तो वो डी जो है वो इसके साथ लग गया डीऑक्सी का। और जब वो डाई है देन DADP, ट्राई है DATP, ग्वानिन है तो DGMP, DGP। जब हमने राइबोन्यूक्लियोसाइड की बात की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि सिंपल AMP ADP। जब हमने डीऑक्सी की बात की, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड की, तो यहाँ पे D उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। इसी तरह साइटोसिन में DCMP है, DCDP है, DCTP है। थायमिन में DTMP है, DTDP है और DTTB है। तो ये हमने देख लिया कि इनके एब्रीवेशंस क्या हैं। उसके अलावा जो है अब एक और बात भी कि अल्फ़ा बीटा ग्लूकोज क्या होती है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा अगर ग्लूकोज की बात करें, हम जिस तरह वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने देखा था N1 और N9 का। तो अगर बीटा, अल्फ़ा और बीटा में अब क्या डिफरेंस है? अगर तो वो अल्फ़ा ग्लूकोज हो, चाहे वो अल्फ़ा फ्रुक्टोज हो, चाहे वो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक हो, कोई भी चीज़ हो, अल्फ़ा हो और बीटा, हमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा ही मेन देखने को मिलती है, नॉट गैमा। जस्ट हम अभी अल्फ़ा और बीटा को डिस्कस करेंगे। अल्फ़ा और बीटा में क्या है कि बीटा अगर इसकी जिस तरह हमने अल्फ़ा की बात की कि अल्फ़ा ग्लूकोज हो, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, या फिर अल्फ़ा फ्रुक्टोज हो, या फिर अल्फ़ा ग्लाइकोलेट हो, देन इसी तरह बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, बीटा ग्लूकोज हो, बीटा फ्रुक्टोज हो। तो इनका हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है? तो इसमें होगा क्या कि जब अल्फ़ा ग्लूकोज होगी तो इसमें जो OH है वो हमें नीचे नज़र आएगा। जैसे अब ये है, ये बेस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो H है वो उसकी जो है H की अगर बात करें तो ये ऊपर नज़र आएगा, OH जो है वो नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह ये कहलाएगा अल्फ़ा। अगर बीटा की बात करें तो बीटा में OH हमें ऊपर नज़र आएगा और A जो है वो नीचे होगा, तो ये होगा बीटा ग्लूकोज। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स लिंक सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड, ये कुछ जो है बॉन्ड जो है हमें नज़र आया है। फॉस्फोडाइस्टर जो भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये कुछ पेंटोज शुगर के दरमियान में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अब हम देख लेते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये एक पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है और ये भी पेंटोज शुगर है। अब इसकी कार्बन नंबर 5 पे जो है आपको देखें अटैचमेंट नज़र आ रही है, ये क्या है? ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ठीक है। इसके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? फॉस्फोडाइस्टर। यहाँ पे देखेंगे जो हाईलाइट हुआ है ग्रे कलर में कि 5वीं जो कार्बन है इसकी, ठीक है। उसके अलावा ये किसके दरमियान में है? ये 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है 3, ठीक है। 5 में और 3 में हम कह रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन रहा है। हम कहते हैं कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के फॉस्फोरिक एसिड के दरमियान में जो
बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के मिलने से, दो मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो चीज़ बन रही है, जो बॉन्ड बन रहा है, वो कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अगर हम रिवाइज कर लें तो हमने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसके अलावा हम कहते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, डेट सर्व एज अ प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स इन अ सेल। उसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कर रहा होता है। उसके बाद हमने इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हम कहते हैं कि पॉलीमर्स ऑफ मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने। देखा नाइट्रोजनस बेस क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, पेंटोज शुगर क्या है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस में हमने प्यूरिन पैरामिडीन में के बारे में देखा कि प्यूरिन में एडिनिन है, पैरामिडीन में साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल है। उसके अलावा हमने देखा कि प्यूरिन डायसाइक्लिक है, पैरामिडीन मोनोसाइक्लिक है। उसके बाद हमने पेंटोज शुगर में राइबोज और डिऑक्सी राइबोज को भी डिस्कस किया, क्योंकि राइबोज में हमने कहा था 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिऑक्सी राइबोज में 1 फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा हमने फॉस्फोरिक एसिड की भी बात की कि फॉस्फोरिक एसिड में क्या है, PO4 इसका फार्मूला होता है। उसके अलावा ये जो पेंटोज शुगर है उसकी कार्बन नंबर 5 पे मौजूद होता है। उसके अलावा हमने बात की न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड में हमने कहा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस हो तो वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोसाइड विदाउट फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस विदाउट फॉस्फोरिक एसिड, देन इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसाइड। उसके अलावा हमने जो है न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखा कि उसमें 2 बॉन्ड बनते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें हमें कहते हैं कि जो है फॉस्फोरिक एसिड भी मौजूद होगा, नाइट्रोजनस बेस भी मौजूद होगी और पेंटोज शुगर भी मौजूद होगा, देन इट विल बी न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है कब होगा कि जब बॉन्ड बन रहा होगा पेंटोज शुगर के दरमियान में और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान में, वेदर इट इज़ प्यूरिन और पायरिमिडीन, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। उसके अलावा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब होगा, जब बॉन्ड पेंटोज शुगर के दरमियान में और फॉस्फोरिक एसिड के दरमियान होगा, तब वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। उसके अलावा इन सब चीज़ों में कार्बन नंबर जो है वो फिक्स होते हैं। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं बॉन्ड बनते हैं, सो वी गेट क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। कार्बन नंबर जहाँ पे भी बॉन्ड बना, जिस कार्बन पर भी बॉन्ड बना उस पर कार्बन नंबर फिक्स था, इसलिए हम इजीली क्लियर कर सकते हैं कि ये DNA है और ये RNA है। हमें पता चल जाता है कि DNA का स्ट्रक्चर कौन सा है और RNA का स्ट्रक्चर कौन सा है। और लास्ट में हमने जो है अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को भी देखा कि अल्फ़ा ग्लूकोज क्या है कि इनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंट है। कि अल्फ़ा ग्लूकोज की अगर बात करें कि पोजीशन डिफरेंस है, इन अल्फ़ा लिंकेज द फर्स्ट कार्बन OH ग्रुप इज़ बिलो द, ठीक है, बिलो द ग्रुप। कि अगर हम बात करते हैं कि एक हमारे पास रिंग है, इसमें जो OH ग्रुप है अल्फ़ा ग्लूकोज में वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीटा ग्लूकोज में, तो इन बीटा ग्लूकोज द फर्स्ट एनामेरिक कार्बन इज़ OH ग्रुप एंड इट इज़ अबव इन पोजीशन। अगर बीटा ग्लूकोज में बात करें तो OH जो है वो ऊपर की तरफ होगा, H जो है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। पोजीशन उसकी OH की कहाँ होगी, अबव। लेकिन अल्फ़ा ग्लूकोज में OH पोजीशन होगी बिलो। अल्फ़ा ग्लूकोज में OH की पोजीशन बिलो है और बीटा ग्लूकोज में OH की पोजीशन अबव है।